नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथ में साउंड का सेशन यानी कि साइंस में हम लोग ध्वनि पढ़ रहे हैं और डीएलएड हो या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो साथियों, बेहतरीन तरीके से हम साउंड। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा ध्वनि पे, ध्वनि खत्म होगा, फिर प्रकाश स्टार्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे साथियों। ये 3 चैप्टर में अगर आपका कमांड हो गया, इतना मान के चलें किसी भी एग्जाम को आप फोड़ के आएंगे मेरे मित्रों। और यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं सिर्फ इसमें कि तीव्रता, तारत्व, गुणता क्या होता है, ताप, आर्द्रता, दाब, प्रत्यास्थ, प्रतिध्वनि, अनुरणन क्या होता है। इस समय बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ सारे कंफ्यूजन बिल्कुल सपाचट हो जाने वाला है, तो इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी बनेंगे आपके, बहुत ज्यादा लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी भी प्रश्न बनेंगे, तो आप लिख सकते हैं। बस ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है साथियों, क्योंकि हमारी फैमिली जितनी छोटी है ना, आप सोचते ही हैं कि हमारी फैमिली छोटी रहे। अगर आप चाहते बड़ा करना, देखना हम अगर कोई चीज शेयर करते हैं तो मात्र 4, 5, 10 बच्चे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आप मानो खुद, अगर आप लोग साथ मिलके शेयर करो और उसके पास, जिसके पास शेयर करो उससे भी बोलो शेयर करने के लिए, तो शायद बहुत बड़ी हमारी फैमिली बहुत जल्द हो जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, हिंदी का सेशन भी 9 बजे आता है, मैथ का सेशन 12 बजे आया है, उसको भी देख लें। तो सारी चीजें आप क्लियर करें, पढ़ते हुए चलें। एग्जाम का टेंशन न लें कि एग्जाम होना तय है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे एग्जाम की सूचना मिलेगी, शेड्यूल जारी हुआ, तब से पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो इस बार भी बैक लगेगा। भोलेनाथ की कसम, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इतना मान लें, ठीक है भाई। और भोले बाबा हमारे काशी नगरी आपके साथ है। आप लोग अगर दृढ़ संकल्पित होकर बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे तो हर एक चीज सफलता मिलेगी। हम साउंड का आज तीसरा चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर हो चुका है साउंड पर, तीसरा पार्ट है, मतलब साउंड पे तीसरा पार्ट है। तो देखिए भाई, ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले यह बात है, हमने तरंगे के बारे में पढ़ा, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है आपके ट्रांसवर्स वेव्स, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब हो गया जो कि कण की दिशा के लंबवत चले, और कण की दिशा के पैरेलल जो तरंगे चलती हैं, उस वैसी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव से कहते हैं। ये सब सारी बातें हमने पढ़ ली। हमने अभी पढ़ा ध्वनि, चुंबकीय ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, जिसमें हमने प्रकाश तरंगों में अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियों को देखा। इसके बाद अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को भी देखा बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ध्वनि के लक्षण। सबसे पहली बात है, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से भाई? तारत्व, तीव्रता, तीव्रता को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, जो कि आयाम पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात यही पूछ लिया जाता है आपसे कि जो पहले चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। ध्वनि, पहले ध्वनि एक प्रकार का तरंग है भाई। ध्वनि को गमन करने के माध्यम चाहिए भाई। अब ध्वनि गमन करने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करेगी। ध्वनि सबसे तेज ठोस में गमन करेगी, फिर उसके बाद तरल में, फिर उसके बाद भाई गैस में। गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गैस का कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। इस वजह से गैस का आकार, अगर कह लें आकार हो जाता है, जिस बर्तन में पड़ता है उस बर्तन का आकार हो जाता है, लेकिन उसका कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। इस वजह से ध्वनि सबसे कम उसी में ट्रेवल करती है, क्योंकि कमरे का अगर 1 लोटा भी गैस है डाल देंगे तो कमरे का आकार का हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ससुरा। लेकिन अगर उसी गैस को हम एक लोटे में क्या, एक छोटी सी डिब्बी में पैक कर देना, तो उसके बराबर हो जाएगा। मतलब गैस का कोई भी आकृति नहीं है, और द्रव का आकृति भी है और अपना आयतन भी है ना। आयतन है, आकार है द्रव का। द्रव का कहाँ आकार है भाई? आकार नहीं है द्रव का भाई। आकार जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार होगा, लेकिन ठोस अपने आप में एक आकृति है। जैसे बोले मार्कर है, या तब बोलेंगे हाँ मार्कर है। अब बड़ा सा डंडा लेकर आएंगे, इतना बड़ा, बोलेंगे भाई भैया बताओ क्या है, मार्कर है? तो बोलेंगे सर जी कौन सा मार्कर है? मार्कर आप देखे नहीं उतने बड़े, मतलब मार्कर आपके दिमाग में एक सेटिंग है कि यही मार्कर है। इसका आकृति, शेप एंड साइज सेट है पूरा का पूरा ना। तो इस तरह से देखो, इस स्याही भी इसके बारे में बुरा लग रहा है, इसको बुरा लग गया, तो इस स्याही भी हमारे ऊपर उड़ेल दिया। ठीक है भाई, खैर आगे चलते हैं। अब देखना, हमने ध्वनि तरंगों में, प्रकाश ध्वनि तरंगों में हमने 3 चीज पढ़ा था। एक अपश्रव्य पढ़ा था, एक श्रव्य पढ़ा था, एक पराश्रव्य पढ़ा था। पराश्रव्य का मतलब अल्ट्रासोनिक, और अपश्रव्य का मतलब समझ गए, और श्रव्य का मतलब ऑडिएबल साउंड जो हो गया। अपश्रव्य तरंगें वो होती हैं जो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो बहुत बड़े बड़े स्रोत से निकल के आती हैं ध्वनियां, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह, उसको सुनने वाले जानवर, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, आपके कछुआ हो गए, सांप हो गया, ये सब सारी। तो पूछ लेता है कभी कभी, सांप दे देगा, बोलेगा किस प्रकार की ध्वनि सुन सकता है। तो तीनों प्रकार की ध्वनियां होंगी, अपश्रव्य होगा, श्रव्य होगा, पराश्रव्य होगा, तो अब लगाओगे अपश्रव्य में। और जो श्रव्य ध्वनियां होंगी उसको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनियां होती है मनुष्य सुन सकता है। WHO आपके बारे में, WHO के बारे में पता होगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 1948, 7 अप्रैल 1978 को, सॉरी 1948 को भाई।
फिर से बोल सुन लीजिए, 7 अप्रैल 1948, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो यह WHO है, यह पूरे एक तरह से मानक फिट किया है 45, अगर 45 डेसिबल, डेसिबल क्या है, एक ध्वनि का मानक है, ध्वनि की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई, ध्वनि की इकाई, तो 75 यानी कि जो ध्वनि है अगर 45 डेसिबल से ऊपर जाता है तो प्रदूषण हो जाता है, आपके कान वगैरह खराब होने के डर होते हैं। तो 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए ऑडिबल के रूप में होता है, आप अच्छे तरीके से सुन सकते हो, आपका जो कान का पर्दा वर्दा है सब फिट फाट रहेगा, खराब नहीं होगा। और एक जो पत्ते हिलते हैं, पत्ते के सरसराहट की जो ऑडिबल होता है, साउंड जो होता है, वो 20 से 30 डेसिबल के आसपास में होता है, वो जो कि हमको सुनाई देता है। भाई आप 20 से नीचे मत कर देना, है ना। और जो हमारे कान की जो श्रव्य ध्वनियां श्रव्य के लिए होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। और जो पराश्रव्य ध्वनियां होती है, जैसे कि चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, आपको आश्चर्यचकित होगा कि जो डॉल्फिन होती हैं अपनी साउंड किसी बड़े बड़े समुद्र में अपना जो साउंड है वो 20-20 किलोमीटर तक स्थित अपने घर परिवार अपने फैमिली मेंबर तक पहुंचाती हैं। यहाँ से बोलेंगे 20 किलोमीटर तक वह सुन लेगा, तो दौड़ा दौड़ा आएगा, फटाफट आएगा। तो इस तरह से श्रव्य ध्वनियाँ, सॉरी पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती है, चमगादड़ भी सुनता है, बैट भैया, जो कि आपको पता है रात में उड़ता है अपने शिकार के लिए, वह केवल और केवल पराश्रव्य ध्वनियों का ही यूज करता है, ठीक है। और डॉल्फिन भी। इसके बाद अगर बात करें उपयोग का, उपयोग इसका बहुत सारा है। जैसे बात करें गठिया, गठिया का जोड़ों पे जो दर्द होता है, दादा दादी आज छोटे छोटे बच्चों का, आप लोग कभी, हम लोग कभी, मतलब कि ठंड के कारण होने लगता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है, तरल होता है, वह सूख जाता है, कभी पढ़ाएंगे बायों में। इसके बाद समुद्र में जहाज अगर डूब गए हों या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमको पाना है, तो उसको सोनार के माध्यम से हम पता कराते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि से ही, है ना, पराश्रव्य ध्वनियों से ही। एक होता है भाई अल्ट्रासाउंड, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसे कि मान लीजिए पेट का दर्द हो या फिर कहीं पेट वगैरह कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, तो अल्ट्रासोनो से पता चल जाता है हाँ कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं ध्वनि की चाल पे, इन सब बातों पे आते हैं, अभी घबराना मत, सिर्फ आप लिखते चलो, वीडियो को पॉज करके प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं महाराज, आप मानो या ना मानो, ऐसे ही पढ़ा जाता है। पढ़ने का जो तरीका है वो बदलिए और अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। अब यह कोई अगर दे रहा है, भैया केवल क्वेश्चन लगाया जा रहा है, केवल क्वेश्चन लगाया जा रहा है ना, तो ये सब कौन पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे नहीं ना। क्वेश्चन लगाने से अगर आप लोग सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन लगाओ, अपने से लगाओ क्वेश्चन, थ्योरी आपके सामने आ रहा है, लगाओ क्वेश्चन, भरपूर क्वेश्चन लगाओ, हम भी लाएंगे मैराथन, क्यों घबरा रहे हो। बस आप पढ़ते चलो, पहले थ्योरी भी तो कंप्लीट हो जाए। हम स्टार्ट किए थे राजन सीरीज पावन सीरीज, राजन सीरीज पावन से आपके बुक का है ये चीज, हम ध्वनि कल कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रकाश स्टार्ट करेंगे, फिर प्रकाश के बाद आपका स्टार्ट करेंगे भाई आपका विद्युत, विद्युत के बाद सीधे हम बायो पे आ जाएंगे, फिर केमिस्ट्री का एक दिन पूरा का पूरा जितना केमिकल नेम है सब लेकर आएंगे, तो आप सब कुछ पढ़ते चलिए। ध्वनि की चाल की बात करें तो न्यूटन बाबा और लाप्लास बाबा, ये दोनों लोग अपने अपने नियम दिए। न्यूटन बाबा ने बोला कि हवा में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होती है, तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं, हवा में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य स्थिति में है। इस बात को लाप्लास ने भी बोला, हाँ अनुदैर्ध्य होती हैं, दोनों की बातें समान थी। लेकिन जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है, यह बात भी बोले न्यूटन और यह बात लाप्लास ने भी बोला। लेकिन जब न्यूटन ने पाया हमारा जो ध्वनि, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 280 मीटर पर सेकंड पाया। हमारी बात को समझिए, न्यूटन बाबा ने जो खोजा, जो पता किया, जो गणना किया, उनकी गणना के हिसाब से 280 मीटर पर सेकंड उन्होंने पाया ध्वनि की स्पीड हवा में, नॉर्मल हवा में, मॉइस्चर वाले में नहीं, नॉर्मल सूखे हवा में। इस तरह लाप्लास ने पाया 332 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन अगर अमूमन देखा जाए तो 332 मीटर पर सेकंड ही माना जाता है लाप्लास वाला। और न्यूटन ने किस अनुरूप से इसकी गणना की थी ध्वनि की चाल की, उन्होंने पाया था पी अपन में डी से, भी इक्वल टू, आप लिखना चाहे तो भी इक्वल टू पी अपन डी से, पी अपन डी से उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो लाप्लास है वो भी इक्वल टू लेमडा इंटू पी अपन डी से, इससे डेंसिटी प्रेशर हवा का, डेंसिटी हवा का, इंटू लेमडा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, प्रेशर और डेंसिटी, इसका इन्होंने रूट निकाला था। तो इन्होंने भी स्क्वायर इक्वल टू पी अपन में डी से रेशियो बनाकर इन्होंने निकाला था। ये बातें हो गई, इससे निकाला था इन्होंने, न्यूटन ने इससे निकाला था और लाप्लास ने इससे निकाला था भाई, ठीक है। अब आते हैं ध्वनि के लक्षण पर। ध्वनि के लक्षण देख सकते हैं आप, तीव्रता है, तारत्व है और गुणता है। तीव्रता को इंटेंसिटी कहा जाता है, तारत्व को पिच कहा जाता है, गुणता को क्वालिटी कहा जाता है। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कंडीशन में आप फेल मार जाओगे। तीव्रता किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले याद रखना आयाम। अब आयाम क्या होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब ध्वनि की चलने की जो चाल होती है। मित्रों आप देख रहे हैं, यह चीज जितना बड़ा होगा स्ट्रिंग, जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा उतना बड़ा आयाम होगा, यानी जब आयाम बड़ा होगा तो आवाज की तीव्रता ज्यादा होगी। तीव्रता का मतलब क्या, ध्वनि प्रबल सुनाई देगी। अगर तीव्रता बढ़ा तो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगी, बहुत तेज गूंज,
गूंज कर एकदम हल्ला शोर मचाकर सुनाई देगी। लेकिन अगर आयाम छोटा हुआ, आयाम छोटा हो गया, आयाम ऐसे बन रहा है केवल ऐसे ऐसे, तो आयाम छोटा हुआ। जब आयाम छोटा होगा तो इसका मतलब आपकी जो तीव्रता होगी ध्वनि की वो छोटी छोटी होगी। समझ गए ना भाई, ये चीजें याद रखना। अब तारत्व पे आते हैं। तारत्व मतलब तीव्रता क्या होता है समझ गए, तीव्रता किस पे डिपेंड करता है समझ गए। इसके लिए फार्मूला होता है, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। ए स्क्वायर आयाम का और तीव्रता में जो रिलेशन होता है ना, आप लिख लेंगे आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। मतलब ए मतलब आयाम हो गया, ए मतलब इंटेंसिटी हो गया। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के स्क्वायर का, बस। इंटेंसिटी अगर 2 है तो सोच लो तीव्रता 4 होगा। 2 2 दूनी 4 स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी 3 है तो तीव्रता 9 होगा। मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, तीव्रता बढ़ाओगे मतलब ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यह चीज बढ़ेगा स्ट्रिंग, तो हमारा तीव्रता बढ़ेगा इस पर, मतलब आवाज बहुत तेज होगी। इस बात को याद रखना। इसके बाद आता है तारत्व यानी पिच जिसे बोलते हैं। भाई आपने सुना होगा अमूमन की जो गला में यह होता है ना कंठ जिसे बोलते हैं, लड़कियों में या फिर औरतों में महिलाओं में जो होता है कम होता है, ये निकला नहीं होता लेकिन ऊपर की तरफ। जो मनुष्य मतलब बात करें मानव में, यानी मानव का मतलब दोनों लोग मतलब मैन में जो देखते होंगे जो बुढ़े बुढ़ी हो जाते हैं उनकी दादा दादी, उनके यहाँ पर और ज्यादा निकल जाता है। इसका कारण होता है मित्रों, क्योंकि जितना ज्यादा, एक मिनट देखिए, क्योंकि यह हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तारत्व तो जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर। जितना ज्यादा आवृत्ति होगा, अब ज्यादा का मतलब क्या, ज्यादा का मतलब यह आवृत्ति, ज्यादा का मतलब कि यह चीज जितना पास पास होगा, यह बात। आवृत्ति बड़ा का मतलब क्या होता है, यह ऐसे बनना, यह बड़ा होता है। और ज्यादा का मतलब यह चीज, समझ रहे, टफ क्रस्ट टफ क्रस्ट टफ क्रस्ट, श्रिंग और गर्द, श्रिंग और गर्द, इस तरह से। जब चीजें ज्यादा मिलेंगी फ्रीक्वेंसी में तो आपका पिच ज्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर पिच ज्यादा। आखिर पिच होता क्या है, पिच का मतलब कि जो आपकी आवाज है वो कितनी मोटी है। देखिए धीमी नहीं, धीमी और मोटी में बहुत ज्यादा अंतर है। धीमी और प्रबल किससे पता चलेगा, तीव्रता से। लेकिन आपकी आवाज कितनी मोटी है और कितनी पतली है, ये किससे पता चलेगा, वो तारत्व से पता चलेगा, याद रखना। इससे तुमको धीम और तेज के बारे में पता चलेगा, लेकिन मोटा और पतला का बात तारत्व से पता चलेगा। यह बात भी पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में, आपके 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेगा। ध्वनि का मोटा या पतला किस लक्षण से पता चलता है, तो बताएंगे तारत्व से। लेकिन ध्वनि का पतला और प्रबल यानी कि बहुत तेज किससे पता चलता है, वो तारत्व से पता, सॉरी तीव्रता से पता चलता है। इस बात को याद रखना। तीव्रता एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है आयाम पर, और तारत्व फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा पिच। इस वजह से जो मच्छर का गुनगुनाहट होता है वो इस कान पे बोलता है, इस कान को नहीं पता चलता है। मच्छर का गुनगुनाहट हो गया। और हेलो, बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु होते बोलते हैं। टेबल पे चींटियां कभी उसको देख लो, जो चींटी होती है पतली 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 आवाज निकालती है। चींटी कर रहे हैं भाई, क्या बोलते हैं, बिसुइया वगैरह भाई, छिपकली हो गया, वह सब। तो क्या हो गया, जो आवाज निकालते हैं उन सब का क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी ज्यादा होती है। इस वजह से हमको छोटी सी आवाज सुनाई देती है बहुत धीमी तक। लेकिन अगर शेर दहाड़ दिया, मनुष्य चौकड़ दिया, तो आवाज बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की संख्या कम। जब फ्रीक्वेंसी की संख्या कम तो पिच कम। पिच कम यानी कि उसका आवाज काफी दूर तक जाएगा भाई, उसकी आवाज गूंज जाएगी, बहुत दूर तक जाएगा। शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप जाता है, लेकिन उसे एक बकरी बोल दे तो में कहकर रह जाता है, आसपास ही शायद जाए। तो जो बकरी बोलती है उसकी पिच ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कम दूर तक जाता है। लेकिन जो शेर दहाड़ता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा बड़ा बनता है। बड़ा बड़ा बनने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बड़ा होता है। जब एम्पलीट्यूड यानी आयाम बड़ा बड़ा होगा तो उसका तारत्व, सॉरी तीव्रता जो है उसका बहुत बड़ा बनेगा, तीव्रता बहुत दूर जाएगा। उसी जगह अगर देखें तारत्व में, तो तारत्व उसका कम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी बड़ा बन रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी की संख्या कम है। मित्र समझ में आया। इससे हम पता करेंगे कि आवाज धीमी है कि तेज है ना, मतलब मोटी, सॉरी मोटी है कि पतली है। और इससे पता करेंगे आवाज आपकी धीमी है कि तेज है। आवाज धीमी है कि तेज, इससे मोटा है कि पतला, इससे। अब गुणता पे आते हैं। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं जो कभी कभी, जैसे आप ही लोग घर में बोलते हैं अपने रिलेशन में, मान लीजिए किसी कोई मामा का फोन आया बहुत दिन बाद, साल 2 साल बाद आया, तो घर में भाई हैं, पापा हैं, भैया हैं, बहनी हैं, मतलब कि सबका लगेगा आवाज सेम है, जो बहुत दिन बाद सुनेगा। तो फोन किए, वो भैया को उठा लिए दादा, वो उठा लिए पापा, उठा लिए छोटा भाई। तो अब पापा को समझकर बोल देंगे भैया कैसे हो, उनको ये थोड़े पता होगा उठाया है गुलुआ है, छुटुआ है, मुलुआ, तो उनको ये नहीं पता होगा। तो वो गुड़ता वहां पर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी है, मम्मी हमारी मम्मी है, तो भाई में भी, छोटे भाई में भी, चाहे जितना सिमिलरिटी हो, लेकिन आवाज को पहचान जाएंगी।
किससे पहचानेंगे? गुणता से पहचानेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है, इन सब की ध्वनि की तीव्रता और तारत्य भले आप सेम कर दो, लेकिन गुणता के कारण उन सब की आवाज पहचानी जा सकती है। हारमोनियम बजाओगे लगेगा हारमोनियम है, अगर कोई अलग इंस्ट्रूमेंट बांसुरी बजाओगे लगेगा वाह क्या सुरीली आवाज है, यह तो जरूर बांसुरी की आवाज है। भले ही उस सब का तारत्व और तीव्रता सेम हो, लेकिन गुणता के कारण ही आवाज में डिफरेंस पैदा किया जाता है। तो याद रखेंगे, आवाज में डिफरेंस निकालना हो, चाहे तीव्रता और तारत्व दोनों सेम हो जाते हैं, फिर भी आवाज में डिफरेंस हम किससे निकालते हैं? गुणता के कारण निकालते हैं। इससे सिर्फ आवाज धीम और तेज का पता चलता है, इससे गूंज यानी कि इससे प्रबल और मतलब ये ध्वनि बहुत सुरीली है कि बहुत ज्यादा खरकर है, इससे पता चलता है, और इससे धीम और तेज का पता चलता है। इससे ध्वनि में डिफरेंस निकाला जाता है। बस काम हो गया। अब आ जाते हैं कारक पर। ध्वनि के कारक क्या होते हैं, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं ध्वनि चेंजेस कैसे होते हैं? मान लीजिए ताप बढ़ गया, ताप बढ़ने से याद रखेंगे ध्वनि की वैल्यू बढ़ जाती है। मानिए कि ताप जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगा, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह लिखेंगे ध्वनि मतलब आपका जो साउंड होगा ना, साउंड को किससे दिखाते हैं? साउंड किसे दिखाएंगे? वी से। साउंड की स्पीड को वी से दिखाएंगे, वी बढ़ेगा, वो भी दोगुना स्पीड से बढ़ेगा। अगर यह हम बता दें आपको भाई, जो वी होगा ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ऐसे होता है। समझ गए कि नहीं? अगर टी की वैल्यू 2 होगा, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो वेलोसिटी कितना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। इस तरह याद रखना भाई, मतलब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगा, ताप बढ़ने से ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी। इस वजह से देखते होंगे गर्मियों के दिनों में आवाज बहुत दूर तक जाती है ना, लेकिन ठंडी के दिन में आवाज चौकारो, कितना तेज चौकरोगे भैया, भैया बाहर तक भी नहीं सुनाई देगा। इस तरह से होता है। तो क्योंकि आवाज उसमें जो डेंसिटी होती है हवाओं का कम हो जाता है ना, ये चीजें होती हैं, इस वजह से आपकी आवाज दूर तक नहीं जाती है। तो डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व बढ़ा मतलब आवाज की सघनता बढ़ी। तो अभी तो हमने बताया आपको, ठोस में सबसे ज्यादा तेज ध्वनि फ्लो करेगी, फिर उसके बाद तरल में, फिर उसके बाद गैस में सबसे कम ध्वनि बहेगी। और अगर बोलेगा निर्वात में ध्वनि चलती है कि नहीं चलती, तो बोल देना भैया खोपड़ी फोड़ देंगे, क्योंकि ध्वनि तो निर्वात में चलती नहीं है। ध्वनि निर्वात में केवल प्रकाश चलता है। आपसे एक चीज पूछ सकता है कोई कि बताओ हमको, अच्छा एक तुक्का बताओ, निर्वात में सबसे तेज कौन सी चलती है ध्वनि? ध्वनि की स्पीड मतलब कौन चलता है? ध्वनि चलती है या फिर प्रकाश चलता है? तो आप बोलेंगे प्रकाश चलता है, ध्वनि तो निर्वात में चलती ही नहीं है। ठीक है ना। आर्द्रता की बात करें, अगर आर्द्रता बढ़ा तो ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी, यह बात भी याद रखना, यह भी कारक हो गया। दाब की बात करें, दाब बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होता है, दाब से ध्वनि का स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दाब, अगर बात करें, दाब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ध्वनि पर, ध्वनि की स्पीड पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रत्यास्थता की बात करें, प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जैसे आप रबड़ को खींचे अपने स्टेट में आ गया, फिर रबड़ को खींचे अपने स्टेट में आ गया, तो ऐसे पदार्थ में ध्वनि की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि प्रत्यास्थता की बात करें, ठोस सबसे प्रत्यास्थ होता है, ठोस सबसे प्रत्यास्थ होता है साथियों, ये जल्दी नहीं खींचा जाएगा। खींच सकोगे इसे? खींचना ईंट को खींच के फैला सकते हो नहीं ना, तो प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसमें हुई? ईंट में हुआ ना भाई। फिर उसके बाद पानी में, मतलब लिक्विड कह लीजिए, लिक्विड कह लीजिए, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई बताना, क्या कहा जा सकता है? द्रव कह लीजिए, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था कह लीजिए, ठोस, ठोस कह लीजिए, फिर उसके बाद कह लीजिए भाई द्रव, फिर उसके बाद गैस कह लीजिए, गैस। यानी सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थ होगा वो ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर गैस होगा। ठोस को खींचने के बाद फिर से अपने स्टेट में जल्दी से आ जाएगा। देखो मार्कर को हमने खींचा, खिंचाया, खिंचाया नहीं खिंचाया ना, अपने स्टेट में, मतलब प्रत्यास्थ ज्यादा है, लेकिन रबड़ होता तो खिंचा जाता है ससुरा। तो इस तरह से याद रखना, ठोस जो वस्तु होती है वह गैस होता, तो गैस को दबा दो दब जाएगा, फैला दो फैल जाएगा। तो गैस में सबसे अधिक, सबसे कम प्रत्यास्थता होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से याद रखना, ठोस सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, इसमें ध्वनि की स्पीड सबसे तेज होगी, फिर गैस, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा सबसे कम। ठीक है ना। उसके बाद निर्वात में तो होता ही नहीं है। अब हम आते हैं कुछ कारक, स्टार्ट करना भैया, देखना। मतलब एक प्रतिध्वनि होता है, एक अनुरणन होता है। प्रतिध्वनि का मतलब गूंज होता है एक तरह से, जैसे आप कभी पहाड़ वगैरह पे चल गए तो वहां पे एक बार चिल्लाए कस के, तो आपकी आवाज लड़ने के बाद आपको ही सुनाई देती है, 3-4 बार सुनाई देता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिध्वनि कहते हैं, गूंज। गूंज क्या कहलाता है भाई? प्रतिध्वनि कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? बताओ, सही है ना? सही है ना भाई? टकरा कर ध्वनि जो आपको बार बार सुनाई देती है उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। अनुरणन का मतलब क्या होता है? अनुरणन का मतलब हो गया, जो आपने ध्वनि ध्वनि स्रोत है जो, वो क्या करेगा भैया? वह बताओ। क्या होगा बताइए भाई, क्या कुछ दिक्कत है क्या? प्रतिध्वनि का मतलब समझ गया, समझ में आ गया ना? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब जैसे आपने मान लीजिए घर में कुछ है नहीं रूम में, तो आपने चिल्लाया और टकराया, आपका आवाज टकराने के बाद आपको ही सुनाई दे रहा है, 2-3 बार सुनाई दे रहा है। इसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए?
आपको दोबारा अपनी ध्वनि सुनने के लिए 16 दशमलव आपको 9 मिलेगा, 16.9 मीटर या फिर कह लीजिए 17 मीटर कहीं कहीं मिलेगा। तो आप याद रखेंगे 17 मीटर कम से कम न्यूनतम दूरी परावर्तक पृष्ठ से आपका होना चाहिए। जो साउंड का स्रोत है, स्रोत से परावर्तक पृष्ठ का कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए, ये चीज। और अनुरण का मतलब होता है कि जो आपका आवाज है, जैसे आपने सिनेमा हॉल में आप बैठ गए, सिनेमा हॉल में, तो ध्वनि का स्रोत जो होता है ना, वो समाप्त ही ना हो, वो समाप्त ना हो, समझ गए कि नहीं, मतलब गूंज होता रहे, उसका गूंजता रहे, बार बार गूंजता रहे, वो समाप्त ही ना हो, लड़ता रहे ऐसे 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 ऐसे। तो जहां से स्रोत से वो ध्वनि निकली हुई है, जैसे कि सिनेमा हॉल में क्या होता है, हमको अनुरण कम देखने को मिलता है। अनुरण इस वजह से कम देखने को मिलता है, अनुरण का मतलब गूंज होता है, इको, इको कम देखने को मिलता है, इको बिल्कुल ना देखने को मिलता है। जो मैट होते हैं बिल्कुल गद्देदार बिछाए जाते हैं कि जैसे कि हमारा साउंड आए उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, ऊपर जाने ही ना दे। जो सीट होता है, बैठने वाला होता है, जो कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह, तो उस पर भी बहुत मखमल के कपड़े बिछाए गए होते हैं जो कि तुरंत वो सोख ले। बार बार ऐसे लड़ेगा आवाज तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा, अनुरण होने लगेगा, गूंज होने लगेगा। एक ही आवाज, रूम पैक है, लड़ेगा ऊपर नीचे, बाहर निकलने का कहीं जगह ही नहीं है, तो इस वजह से गूंज होता रहेगा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। देखते होंगे कभी कुएं वगैरह, मूवी वगैरह में देखते होंगे, कोई गुफा वगैरह में कोई चिल्लाता है तो आवाज उसकी हमेशा बहुत देर तक आती है, बहुत देर तक आती चली जाती है, तो ये होता है अनुरणन, ठीक है ना, गूंज होता है एक तरह से। और प्रतिध्वनि का मतलब आप समझ गए, आपकी आवाज 2-3 बार सुनाई देना, लड़ना 2-3 बार आपको ही सुनाई देना, ये होता है प्रतिध्वनि। तो लगभग 17 सेंटीमीटर 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए कम से कम। और आपके कान में किसी भी आवाज को कम से कम 1/10 सेकंड रहता है, इस बात को याद रख लेना। आपके कान में आपके कान में किसी भी चीज का, किसी भी स्रोत का आवाज जो होता है 1/10 सेकंड तक रहता है। और एक आपने पढ़ा होगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी होता है और ध्वनि के लिए भी होता है। डॉपलर प्रभाव, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार है, हमने कल आपको बताया था विबिग्योर, मतलब इसके पहले जो पढ़ा था आपने क्लास, उसमें विबिग्योर बताया था। मान लीजिए कोई स्टार है, कोई तारा है, वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो VIBGYOR, विबिग्योर। सबसे पहले वो ऊपर से आएगा तो रेड से लेकर वायलेट कलर तक वो बदलता जाएगा। जैसे देखते हैं कि कोई स्टार जब टूट के आता है पृथ्वी की तरफ, तो पहले व्हाइट से नीला नीला होते होते खत्म होता है, वो वो बैगनी तक हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो इस तरह वो रेड से बैगनी की तरफ आता है। लेकिन जब कोई चीजें आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना, देखते हैं कोई चीज जैसे रॉकेट वगैरह जाता है, ऊपर जाकर लाल लाल दिखने लगता है। तो लाल इस वजह दिखता है क्योंकि वो उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रहा है उसका। इस वजह से जब प्रकाश अपने स्रोत से, मान लीजिए यहां से निकला प्रकाश, अगर दूर जा रहा है तो रेड की तरफ बढ़ेगा, मतलब यहां से निकलेगा तो रेड की तरफ बढ़ेगा। और अगर अपने आपकी तरफ आ रहा है तो वो बैगनी की तरफ बढ़ेगा, इस बात को याद रख लेना। इसी प्रकार से सेम ध्वनि भी होती है। ध्वनि जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो आपके पास जब ट्रेन आ रही है तो आपको ध्वनि बढ़ती हुई सुनाई देगी, बढ़ेगा ध्वनि। लेकिन स्रोत आप हो और ध्वनि अगर आपसे दूर जा रही है, श्रोता आपसे दूर, मतलब श्रोता आप हो, स्रोत आप अगर आपसे दूर दूर जा रहा है तो ध्वनि कम होता हुआ जाएगा। तो इस बात को आप अगर आपने समझ गए तो यही होता है हमारा डॉपलर प्रभाव। इसी को डॉपलर ने बताया था कि ध्वनि पे भी और प्रकाश पे भी काम करता है, ठीक है भाई। इसी को बोलते हैं, जो आपका स्टार वाला है, इसे बोलते हैं बिग बैंग्स थ्योरी। बिग बैंग्स थ्योरी पर ही डॉपलर प्रभाव पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं, बताना, ठीक है ना। बस अब आगे कल हम चलेंगे, कुछ चीजें और छूटी हुई हैं जो उसको कल बताएंगे। ध्वनि बस समाप्त कल, ठीक है, कल छोटा सा और एक लेक्चर आ जाएगा, समाप्त। धन्यवाद।